हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो पहले तो ये बताओ, सभी लोग रिवाइज करके आए ना पिछला वाला टॉपिक जो कल हम लोगों ने किया था, या फिर नहीं? बता दीजिए। हाँ जी, सर तेज़ बोलो। अच्छा, तेज़ बोले। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि संविधान की कुछ विशेषताएं आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले। कल हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना था। आज हम उसके सेलेंट फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली विशेषता तो सबसे पहली तो यही है, ध्यान रखना कि जो हमारा देश का जो संविधान है, इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब यहीं से क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है कि रिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन भी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है, बट बिफोर दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंक्शंस ये हैं कि इट प्रोजेक्ट्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, कि किस तरह की सरकार होगी इस देश में, वो बताता है। जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएस में अगर बात करेंगे तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। हमारी क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट इंश्योर्स द फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन्स, यानी कि ये मौलिक अधिकार देता है अपने नागरिकों को। इट डायरेक्ट्स द स्टेट इन मेकिंग लेजिस्लेशन, ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि कौन किस मैटर में लेजिस्लेट करेगा, यानी कि लॉ बनाएगा। इट लेज आउट द प्रोसीजर फॉर सेवरल फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। इट प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर, वो भी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो एक तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, सेट है बेसिक रूल्स का, जिसके हिसाब से स्टेट रन करता है, जिसके हिसाब से कोई भी कंट्री चलती है, जिसके हिसाब से सरकार चलती है और लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स मेनली फॉर दी गवर्नमेंट, ठीक है। तभी अगर हमने कल एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक चीज़ थी, दैट वाज व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये था कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट की पावर्स। गवर्नमेंट की पावर अगर उस पर चेक नहीं डाला जाएगा, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं डाले जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट पावर हो जाएंगी, कुछ भी करेगी गवर्नमेंट। तो उस गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक जनरल अजम्पशन है कि गवर्नमेंट के पास बाय डिफ़ॉल्ट पावर होती हैं, अब हमें क्या करना है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। अब रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, कौन लगा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। ओके, नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओरिजिनली यानी कि 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स यानी 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट यानी 22 भाग थे, और 8 शेड्यूल थे यानी 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे एंड 8 शेड्यूल थे एज ऑफ 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। मौजूदा अगर स्थिति देखें तो कितने हैं? रफली 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है। अभी 8 से ये 12 कैसे हुए वो तो आज के इसी लेक्चर में हम देखेंगे, लेकिन ये 22 से 25 कैसे हुए वो थोड़ा सा समझ लो। तो एक्चुअल में 4 पार्ट्स हैव बीन एडेड, 4 पार्ट्स हैव बीन एडेड, 4 पार्ट्स को ऐड किया गया है। कौन कौन से हैं ये? पार्ट नंबर 4A, जो हम आगे देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य की बात करता है। ओके, पार्ट नंबर 9A, जो किसकी बात करता है? म्यूनिसिपैलिटी की। पार्ट नंबर 9B, जो किसकी बात करता है? कोऑपरेटिव। ये तो सर पढ़ाया नहीं। अरे तो भैया दूसरी क्लास है ना, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर एकदम ही ऐसा लग रहा है ये कोऑपरेटिव क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, आज तक तो नाम नहीं सुना, तो कोई नहीं, भूल जाओ, हम पढ़ेंगे आगे, सब याद हो जाएगा, ठीक है। मैं इस बात को बता रहा हूँ कि 22 से 25 कैसे हुए, ठीक है। तो और आपका एक पार्ट नंबर 14A विच टॉक्स अबाउट ट्राइब्यूनल्स। हो सकता है कुछ लोग ये बोलें कि सर पार्ट नंबर 9 भी तो ऐड हुआ है, पार्ट नंबर 9 भी तो ऐड हुआ है, जो पंचायत के बारे में बात करता है, जिसको कि 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। लेकिन एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि पार्ट 9 पहले भी एग्जिस्ट करता था,
बात यह है कि उसमें कुछ और होता था। क्या होता था वो हम देखेंगे। सेक्शन बी के स्टेट हुआ करते थे, क्या है पार्ट, कल वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो मतलब होता था पहले ये, बाद में इसको स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया, इसलिए ऐसा कुछ हमें मानते नहीं कि अलग से ऐड किया गया ये, ठीक है। अब बात यह थी कि सर 4 ऐड की तो 22 + 4 तो 26 होना चाहिए, 25 क्यों है? क्योंकि एक डिलीट भी किया गया था, और वो जो डिलीट किया गया था दैट वाज पार्ट नंबर 7 विच वाज डिलीटेड बाय 7th अमेंडमेंट। ठीक है, पार्ट नंबर 7 को 7th अमेंडमेंट से ही हटाया गया। तो इस तरीके से इनएफेक्टिवली 3 नए पार्ट्स जुड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक डाउट आपके मन में ओरिजिनेट होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। 448 आर्टिकल हैं तो कहीं स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, और 470 माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। बाकी आपसे ये आर्टिकल नहीं पूछेगा कि कितने आर्टिकल हैं करेंटली, ठीक है। वैसे अगर पूछेगा तो 470 मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड, इसलिए मैंने 470 आपको बताया। ओके सर, हिंदी वाले कहाँ जाएं? हिंदी वाले जहाँ मने वहाँ जाएं, जो 4.0 बैच है वहाँ जाएं। 4.0 बैच में वहाँ पे हिंदी में हो रहा है। ठीक है, चलो। तो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस पहले समझते हैं। तो इट इज कोडिफाइड इनटू अ सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और अनरिटन में बेसिक यही होता है कि इट इज कोडिफाइड इनटू अ सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट, वहीं इट इज बेस्ड ऑन कस्टमरी लॉज कन्वेंशंस, नॉट इन अ सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट। हमारे देश की जो संविधान है, हमारे देश का संविधान ऐसे तो है नहीं शरिया कानून था या हिंदू जो कस्टमरी लॉज थे, इन सबको तोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके बोल दिया ये लो भैया संविधान। ऐसा तो हुआ नहीं। कल पढ़े थे, संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्रपोजल के हिसाब से, और उसने हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। दैट इज कॉल्ड एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जहाँ पर एक बॉडी बैठती है और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है, ठीक है, कोडिफाई करती है इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या है, जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स चले आ रहे थे उन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, ये है देश का संविधान। ये अनरिटन होता है। जनरली जो रिटन होता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अमेंड, बहुत इसमें संशोधन करना। अमेंडमेंट का मतलब, संशोधन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना। ये बहुत ही रिजिड नेचर का होता है, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट लाना उतना आसान नहीं होता है। इसका उल्टा अनरिटन हो जाएगा, फ्लेक्सिबल होता है, अमेंडमेंट लाना बहुत आसान होता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सुप्रीम होती है, ठीक है, यानी कि जो देश का संविधान है वो सुप्रीम है। ठीक है, सुप्रीम का मतलब वही हुआ कि इसको अमेंड करना उतना आसान नहीं, इट इज़ सुप्रीम। यहाँ पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम या सॉवरेन। अब ये है क्या, वो थोड़ा समझो। पार्लियामेंट सॉवरेन का मतलब ये है कि कोई बाहरी बॉडी आके पार्लियामेंट को ये नहीं बता सकती कि तुम्हें ये करना है वो करना है, फिर उसने जो भी डिसीजन लिया है वो अपने आप में फाइनल होगा। ऐसा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिन भी कंट्रीज़ में होता है वहाँ पे। वहीं अगर बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे होता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। मतलब कि अगर कोई लॉ लाया गया बाई पार्लियामेंट और वो जो जुडिशरी है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो इस तरह का इंटरप्रिटेशन देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये चीज़, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट पूरी तरीके से अपने आप में एक्ट करने, डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस कोई मेंटेन करके रखता है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू करवाता है, जुडिशरी के थ्रू। एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए है, एग्जाम्पल यहाँ पे यूके है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, चाइना है, इसराइल है। ओके, क्लियर ना। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर एंड दैट इज़, या फिर पहला फीचर एंड दैट इज़ फेडरल वर्सेस यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। ओके, आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, फेडरल और यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, बट पहले मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फेडरल फीचर का मतलब, क्या होता है यूनिटरी फीचर का मतलब, एंड देन आप ये गेस करिएगा कि ये जो पर्टिकुलर फीचर है वो किस में आएगा। ओके, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल फीचर का मतलब ये होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में
पावर्स का इक्वल डिवीजन हो, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो यूनियन में बैठी हुई है और जो डिफरेंट स्टेट्स में बैठी हुई है, उनके बीच में पावर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का बंटवारा। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट्स। ओके, जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास कम पावर है एज कंपेयर टू सेंटर, यानी कि सेंटर इज ऑल पावरफुल, सेंटर या फिर यूनियन इज ऑल पावरफुल। ओके, ठीक। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि वो कोई एक फीचर लिखेगा और आपसे पूछेगा या फिर आप वो को आपको बताएगा और पूछेगा कि सही है कि नहीं, कि भाई ये फेडरल है या यूनिटरी है नेचर में, इज इट फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, ये फेडरल है यूनिटरी है। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये फेडरल है कि यूनिटरी है? देखो ध्यान से, बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू कंसिडर कि सेंटर के पास पावर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर के पास पावर होती है। अगर कोई चीज़ स्टेट को पावर दे रही है तो फेडरल है, अगर कोई चीज़ स्टेट को पावर दे रही है तो फेडरल है, क्योंकि सेंटर के पास तो बाय डिफ़ॉल्ट है। और अगर कोई चीज़ पावर स्टेट से खींच रही है तो वो क्या है? वो आपकी यूनिटरी फीचर है, क्योंकि वो यूनियन या फिर सेंटर को ज़्यादा पावर दे रही है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करता है। गवर्नर होता कौन है? स्टेट का हेड होता है। तो यानी कि जो स्टेट का हेड है वो कौन इलेक्ट करके भेज रहा है? सेंटर भेज रहा है। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है यहाँ सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो यूनिटरी फीचर होगा। आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहाँ रखोगे? कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रखोगे इसको? फेडरल में या यूनिटरी में? बताइए, where would do you put this rigidity of constitution? मैं करूँगा एक दिन, क्या करोगे तुम एक दिन? सर जी साउंड बढ़ाओ। बेटा वो तुम्हें करना है, हमें नहीं। ओके, फेडरल यूनिटरी। अब देखो मैं बताता हूँ कि क्यों ये फेडरल में जाएगा ना कि यूनिटरी में। सेंटर के पास बाय डिफ़ॉल्ट पावर, और सेंटर ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर रखता है। संविधान में जो संशोधन करता है वो सेंटर ही करता है, स्टेट नहीं करता है, ठीक। अब सोचो कि अगर ये रिजिड ना हो, रिजिडिटी तो आप ये चीज़ समझ गए कि अमेंडमेंट की बात हो रही है। अगर रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसको अमेंड आसानी से नहीं किया जा सकता है। सिंपल टर्म्स में यही मीनिंग है कि उसको अमेंड आसानी से नहीं किया जा सकता है, रिजिड है। और सोचो अगर रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो, तो सेंटर बार बार ऐसे अमेंडमेंट करेगा, इतने अमेंडमेंट करेगा, इतने अमेंडमेंट करेगा कि स्टेट से पूरा पावर को चूस लेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पावर दे के गए भी होंगे स्टेट को, तो वो अमेंड कर करके स्टेट से पावर अपने पास ले लेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड है, अगर उस चीज़ को अमेंड नहीं कर सकता है वो, या फिर अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट्स की परमिशन चाहिए, तो फिर फेडरल नेचर का है ना वो चीज़। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यूनिटरी फीचर हो जाएगा, क्योंकि तब तो भाई सेंटर चूज के पावर ले लेगा स्टेट से। तो यहाँ पर देखिए फीचर्स लिखे हुए हैं, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, फ्लेक्सिबिलिटी यूनिटरी। ओके, डुअल गवर्नमेंट है, सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है, फेडरल फीचर है। बाई कैमरलिज्म है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा भी है। राज्यसभा में राज्यों से लोग जाते हैं, राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि केंद्र में राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। मतलब कि ये फेडरल फीचर है, क्योंकि स्टेट को पावर दी जा रही है, क्योंकि स्टेट को पावर दी जा रही है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगा। तुम उल्टा सोचा करो, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, स्टेट क्या करेगा, सॉरी ये सेंटर क्या करेगा, यूनियन क्या करेगा, जुडिशरी को भी अपने कंट्रोल में ले आएगा, और वो फिर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेगा, कोई उसको क्वेश्चन करने वाला नहीं रहेगा, और फिर स्टेट के पास पावर्स भी नहीं बचेंगी। ओके,
यूनिटरी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये मैंने आपको बताया। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं अंडर आर्टिकल नंबर 312 अनुच्छेद नंबर 312। कौन कौन सी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और अगर नई ऑल इंडिया, अब तो ये क्यों एक यूनिटरी फीचर है? इसलिए है बिकॉज इनकी अपॉइंटमेंट एंड एवरीथिंग सब डीओपीटी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, लेकिन अपॉइंटमेंट वगैरह स्टेट में होती है होती है जाके, ठीक है, क्लियर। फिर अगर बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो सेंटर का पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट के ऊपर। इसी तरह इमरजेंसी में भी होता है, नेशनल इमरजेंसी में एक संविधान है भाई। ये क्यों यूनिटरी फीचर है भाई? एक अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस में अगर बात करें तो वहाँ के जो स्टेट हैं वो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड करते हैं, उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो वो एक तरह का कैसा हो जाता है कि डुअल कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे होता है। तो अगर मान लो कि स्टेट के पास भी होता तो भाई वो फेडरल होता, क्योंकि स्टेट को पावर थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। जैसे यूएस में अगर बात करेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप नहीं, वहाँ पे स्टेट जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की भी आप नागरिकता होल्ड करके रखते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है कि पूरी जुडिशरी एक तरीके से एक ही उसमें आप बोल सकते हो माला में पिरोई हुई है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ले लो बॉम्बे हाई कोर्ट ले लो, आप इलाहाबाद का हाई कोर्ट ले लो, आप केरला का हाई कोर्ट ले लो, कहीं का हाई कोर्ट ले लो, आपको लगेगा यार हाँ हर स्टेट को तो बस अलग से हाई कोर्ट मिली हुई है, बट नो। अगर सुप्रीम कोर्ट जो बैठा हुआ है सेंटर पे, उसने अगर कुछ बोल दिया, वो हर स्टेट की हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। वो जो डिसीजन देगा वो बाइंडिंग है सारे सारे, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है चीज़। तो क्या बता रहा था, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। तो वो सब पे बाइंडिंग होगा, आर्टिकल नंबर 141 वो हम आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है। तो पूरी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं कि जो स्टेट हाई कोर्ट है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और या फिर हाई कोर्ट ने कोई एक डिसीजन लिया तो बाकी हाई कोर्ट है, फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी उसको माने उस चीज़ को। क्लियर है चीज़, ठीक है। एंड अच्छा ये बताइए, अगर जैसे नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो ये पावर किसके पास है बताइए? तो पार्लियामेंट ही क्रिएट करेगी, बट राज्यसभा एक स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करती है, तभी एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो सकती है। बाकी हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस चीज़ को देखेंगे। नाउ इंडियन फेडरलिज्म का ये स्ट्रक्चर देखते हुए, जहाँ पे फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। आप देखो फेडरल फीचर्स भी यूनिटरी फीचर्स भी, यानी कि पूरा एक तरीके से कुछ नहीं है, पूरा ना तो फेडरल है ना पूरा यूनिटरी है, तो आधा अधूरा फेडरल है। मतलब इसको क्वाज़ाई फेडरल बोला केसी वियरन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि कोऑपरेट करना पड़ रहा है सेंटर और स्टेट्स को आपस में, ऐसा ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना था। बार्गेन करना पड़ता है फेडरलिज्म के लिए, ऐसा मॉरिस जॉन्स का कहना था। एंड फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग यस सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, नॉट कंट्रोलिंग, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये बोला था आइवर जेनिंग्स ने। तो ये कमेंट्स भी याद रखिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये एक हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है ना। व्हाट डज सेपरेशन ऑफ पावर मीन? तो देयर आर प्राइमरली 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स कौन कौन से गवर्नमेंट के? एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, दैट इज़ लॉ क्रिएट करना, लॉ बनाना, कानून बनाना काम होता है लेजिस्लेचर का। उसको एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और उस पर अपना
फैसला सुनाना कि वो जो कानून है वो सही है कि नहीं, या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं, वो जुडिशरी का काम होता है। पहले तो कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जस्ट एंड फेयर और सारी चीज़ हैं कि नहीं, कि उसने पूरा वो कानून को, पूरा रूल को फॉलो करके बनाया गया है कि नहीं, वो सोसाइटी के लिए जस्ट है कि नहीं। देन एग्जीक्यूटिव उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 1,000 रुपये का चालान का प्रावधान हो और तुम 10,000 ले रहे हो, घूस ले रहे हो। तो वो काम होता है जुडिशरी का देखना। वैसे तो अब ये जो पट्टी है वो हट चुकी है, आपको पता होगा जब चंद्रचूड़ थे सीजे तब इस पट्टी को हटा दिया गया था, ठीक है, कि कानून अंधा नहीं है, ठीक है। खैर, तो ये काम है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। इंडिया डज नॉट हैज़ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया डज नॉट हैव strict separation of power. Strict separation of power. Strict separation of power नहीं है। What does this mean? यानी कि इंडिया में there is no watertight compartment. No इस तरीके से भी बोल सकता है, no watertight compartment. इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के कंपार्टमेंट में ये लोग घुस सकते हैं, एक दूसरे के पावर को ये ले सकते हैं। ओके, ठीक, क्लियर। अब कैसे लेते हो मैं आपको बताता हूँ। जुडिशरी कई बार ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का काम करने लगती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल ओवररीच, जहाँ पर जजेस जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जहाँ जजेस अपने आप से एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने दायरे से बाहर निकल के, जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के दायरे में घुस रहे हैं। दैट ओवरऑल इज कॉल्ड एज जुडिशियल ओवर रीच। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर में बैन लगा देना दिवाली के टाइम पे जब हुआ, तो ऐसा जो पिछले उपराष्ट्रपति थे हमारे जगदीप धनखड़ जी, उनका कहना था ये जुडिशियल ओवर रीच है। ये काम एग्जीक्यूटिव का है या लेजिस्लेचर का है, ये काम जुडिशियल। फिर देखो ये फायर क्रैकर सच में यार बैन होना चाहिए फायर क्रैकर। मैं तो इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से जुडिशरी के साथ हूँ। ठीक, क्लास बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा लग रहा है अभी जाऊँ चप्पल लेके मारूँ इसको। ये फायर क्रैकर ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है, तो ये जुडिशियल ओवर रीच। ऑलराइट, डर जाता हूँ यार बार बार इतने शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जुडिशियल ओवर रीच जो है ये देखने को मिलती है, एंड ये हमें बताता है कि किस तरीके से स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। या कभी कभी एग्जीक्यूटिव भी कुछ ऐसा कानून टाइप ऐसा कुछ बना देती है जो लेजिस्लेचर को करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज़ नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट टाइप। क्या है कहीं पे इसका स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को अगर आपको देखना है ना, तो आप यूएसए चले जाओ। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। मीन्स अगर ये एग्जीक्यूटिव है तो ये लेजिस्लेचर है, मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है। कहाँ से सेपरेशन ऑफ पावर है भाई? सेपरेशन तो कंपार्टमेंट अलग अलग होने चाहिए, बट इंडिया में क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। ओके, चेक्स एंड बैलेंसेस, कि कोई जैसे कि चेक्स एंड बैलेंस जुडिशरी मेंटेन करती है कि ये अपने औकात से ज़्यादा बाहर ना निकलें, ये एग्जीक्यूटिव अपने औकात से ज़्यादा बाहर ना निकले, तो लेजिस्लेचर उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके रखता है, ठीक। तो इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इंस्टेड डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। मान नहीं रहा यार ये, अब मान नहीं रहा भाई, पानी सिर के ऊपर जा रहा, मैं सही बता रहा हूँ, अभी फिर अनर्थ हो जाए ठीक है, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, इलाका धुआं धुआं हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को ही देख लो, वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। पहले चुनाव हुए 17वीं लोकसभा के, हम लोगों ने चुन चुन के भेजा, कांग्रेस से कुछ लोग गए, कुछ भाजपा से गए, कुछ आम आदमी पार्टी से गए, अलग अलग पार्टी से, सपा से गए। अब उन्हीं में से तो कुछ लोग बन गए मंत्री,
उन्हीं में से कुछ लोग बने, तो मतलब एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और वो एग्जीक्यूटिव जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, वो हम आगे देखेंगे, तो एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी है, ठीक है। हाँ, है तो पड़ोसी कोई आसपास वाला ही। अब आते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। शेड्यूल्स, तो ये हैं शेड्यूल्स, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम, बाकी टीयर सीयर सब बाद में देखेंगे, अभी मेन फोकस करना है, एक एक शेड्यूल को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है अपने को। पहला शेड्यूल है स्टेट एंड यूटीज़ नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है, यानी कि नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। नेम और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसका दिया हुआ है, स्टेट्स एंड यूटीज़ का, यानी स्टेट और जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। दूसरा, अभी याद सब हो जाएंगे, उसका चिंता मत करो, समझने में बस फोकस रखो। स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स दी हुई हैं किसकी, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका। समझ गए हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर हो गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर राज्यसभा लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ये सब हो गए। तीसरे में शपथ दी हुई है, ओथ एंड अफर्मेशन दी हुई है, किसकी, किसकी दी हुई है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ऑल अथॉरिटी में कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें एमपी दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएंगे, इसमें एमएलए दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएंगे, यानी सांसद आ गए, विधायक आ गए, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स आ गए, सेंटर और स्टेट के मिनिस्टर्स आ गए, और कौन आ गए, जजेस आ गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, और कौन आ गया, कैग आ गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आ गया, ठीक है। तो ऊपर आप देखो तो ऊपर एमपीज, एमएलएज या मिनिस्टर वगैरह नहीं है, लेकिन थर्ड शेड्यूल में है, तभी लिख दिया ऑल अथॉरिटी, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, जो ऊपर थे, जो ऊपर थे लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक ये आपको पता होना चाहिए कौन है कौन नहीं है। जैसे सेकंड शेड्यूल में आप देखो तो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा, लोकसभा के अलावा जो राज्य की जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो भी होंगे, ओके। यहाँ पे भी कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग भी है यहाँ पे भी कैग है। बस एक एक्स्ट्रा कौन लोग आ गए हैं, एक्स्ट्रा ये लोग आ गए हैं, कौन, इससे दिखेगा येलो से, एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर, ये एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ये ध्यान रखना, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चले गए हैं, ठीक। तो ये तीन क्लियर हो गए। चौथे पे आते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस हिसाब से होगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। यूपी की 31 सीट होंगी, सिक्किम का 1 सीट होगा, तो वो सब कुछ अगर चेंज करना है, जैसे कल को यूपी का भी सेंसस होगा, डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग बनेगा, तो वो मान लेते हैं कि बोलता है कि नहीं 31 नहीं यूपी की, अब 33 करो इसके यूपी की, तो उसके लिए चौथे शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में बदलाव होगा, ओके। पाँचवें पे आते हैं, ये बात करता है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलिंग लॉ डिटेल्स। और सिक्स्थ बात करता है स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ट्राइबल एरियाज़ की। अब इनको थोड़ा सा हमें तवज्जो दे के पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको पता है कि लद्दाख में क्या हुआ है। लद्दाख में आपको पता है लद्दाख इज़ बर्निंग, सभी को पता है। सोनम वांगचुक जो पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 3 सालों से डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए। नाउ व्हाई ही इज़ डिमांडिंग द 6th शेड्यूल एंड व्हाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑफरिंग लद्दाख का 6th शेड्यूल स्टेटस, लेकिन उस ठीक है, पहले तो यही समझ लेते हैं। तो पहली बात तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो 6th शेड्यूल है उसमें वही लिखा हुआ है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, लद्दाख वद्दाख तो लिखा नहीं हुआ है। स्पेसिफिकली ये 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लिखे हुए हैं। एटीएम मनी करके जिनको याद करते हैं, एटीएम मनी, ATM, और मनी नहीं है एटीएम में, मतलब मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना, मणिपुर देता है ऑप्शन में। क्लियर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 स्टेट है। तो सरकार का कहना है कि भाई 4 ही है, लद्दाख तो है नहीं, तो ना उसके लिए अमेंड करना पड़ेगा, जबकि भाई ऑब्वियस ये बात है, आराम से कर लेंगे। अगर लाएंगे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो कौन ही अपोज करेगा उसको, नहीं करेंगे अपोज, आपको ही पता है, ठीक है। ऑपोजिशन भी फेवर करेगा, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट का क्या रहता है,
लद्दाख हमारे भारत, वो राजनाथ सिंह का मैं देख रहा था एकदम हाथ घुमा घुमा के, लद्दाख हमारे भारत का मुकुट है, ये जो है मुकुट है और ये सोने का गहना है और ये वो है, मंगलसूत्र है, न जाने क्या क्या बता डालेंगे। लेकिन जब कुछ मांगने की बारी आती है, कौन है आप, कहाँ से आए आप ये सिस्टम चलता है। तो मतलब काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मार्च भी निकाला लद्दाख से दिल्ली तक का, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसमें जो है सिंपली ये 4 स्टेट हैं तो हम ऐसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब लद्दाख डिमांड क्यों कर रहा है, क्योंकि लद्दाख जो है आपने देखा होगा जब 2019 में हटा था 370 आर्टिकल, क्योंकि लद्दाख वॉज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब लद्दाख को लग रहा था कि कश्मीर की वजह से उनका डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है, पूरा जो भी फंड वंड होता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली भी वहीं है, विधानसभा भी वहीं है, और उनका डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो वहीं पे है। लेकिन एटलीस्ट 3 लोग थे तो लद्दाख के लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। अब क्या हुआ, आर्टिकल 370 हट गया, पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग जिसमें लद्दाख भी हुआ करता था वो क्या बन गया, यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी। लद्दाखी खुश, आपने देखा होगा वो एक बीजेपी के ही थे मेंबर ऑफ, है ना, पार्लियामेंट, आपने देखा होगा स्पीच दी थी, फियर स्पीच दी थी कि अब लद्दाख को मिलेगा राइट, एंड बहुत टाइम से हम ये सफ़र कर रहे थे एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा कांग्रेस के ऊपर अटैक भी था वो, उस टाइम पे काफ़ी वो हुआ, सब कुछ हुआ, एंड लद्दाखी काफ़ी खुश थे कि अब हमें अपना वो जो है जो खोया हुआ जो चाम है वो वापस मिलेगा एंड एवरीथिंग। बट ओवर द टाइम दे रियलाइज्ड कि भाई जो चाम था वो भी छीन लिया गवर्नमेंट ने, तो वो भी चला गया, जो पहले एग्जिस्ट भी कर रहा था वो भी चला गया। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ तो रिप्रेजेंटेशन था। अब हमें एक अलग से यूटी बना दिए, लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं दिए, और 6th शेड्यूल का स्टेटस भी नहीं है, तो कौन कंट्रोल करेगा पूरी तरीके से, सेंटर की गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई है वो कंट्रोल करेगी कि यहाँ पे किस हिसाब से डेवलपमेंट होगा, किस हिसाब से लैंड का यूज़ होगा, किस हिसाब से उनके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होगा, पूरा कौन डिसाइड करेगा, सेंटर उनके लिए डिसाइड करेगा। यानी कि ये एसएससी रिफॉर्म वाली चीज़ मुझे याद आ रही है, मांगने गए थे कि भाई टीसीएस में थोड़ा कुछ खराब है, ठीक करके दो एंड क्या किया गवर्नमेंट ने, एसएससी ने टीसीएस को हटा के और हालत खस्ता कर दी, और हालत ख़राब कर दी, बद से बदतर कर दी। वही काइंड ऑफ लद्दाख के साथ थोड़ा सा यहाँ पर एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं आप, कि लद्दाख थोड़ा खुश हुआ, वाह वाह वाह, हट गया 370, लेकिन फिर ओवर द टाइम उसने रियलाइज़ किया कि भाई जो था वो भी चला गया। तो इसलिए अब 6th शेड्यूल की डिमांड वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6th शेड्यूल जो, अगर आपको किसी भी स्टेट में अगर 6th शेड्यूल लग गया, ठीक है, मतलब पूरा स्टेट नहीं होता है, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, और वो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो डिक्लेयर कर सकता है किसी एरिया को 6th शेड्यूल एरिया। तो वहाँ पे उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है 5th शेड्यूल में, ये क्या बना सकता है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब इन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास इतनी पावर होती है कि दे फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसीज, एडीसी में क्या होते हैं, 30 सदस्य हो सकते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं इसमें 4 नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच 26 आर इलेक्टेड एंड बाकी सब नॉमिनेटेड बाई दी गवर्नर, ठीक है, 26 इलेक्टेड होते हैं इसमें। अब इनके पास इतनी पावर होती है कि लैंड किस हिसाब से यूज़ होगी, फॉरेस्ट किस हिसाब से यूज़ होगा, बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज किस हिसाब से यूज़ होंगे, वो ये डिसीजन लेंगे। यहाँ पे पार्लियामेंट के जो लॉ हैं या तो अप्लाई नहीं होंगे या तो विद मॉडिफिकेशंस अप्लाई होंगे, जिस हिसाब से वहाँ का एडीसी बताएगा। तो इसलिए लद्दाख से शेड्यूल का स्टेटस डिमांड कर रहा है कि उसकी जो खोए हुए चाम है, फिर उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि लद्दाख का 97% जो पॉपुलेशन है, मोर देन 97% पॉपुलेशन इज अ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ट्राइबल पॉपुलेशन भी है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं बहुत सारे, ठीक है, जिनको कि कंजर्व करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, एंड अब क्योंकि 370 हट गया तो वहाँ पे लैंड राइट्स भी मिल गए बाहरियों को, आउटसाइडर्स को, तो उनको ये इस चीज़ का डेंजर है, उनको ये है कि भाई हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी जो लैंड है उसको थ्रेट है, जो बाहरी आउटसाइडर्स वो आके हमारे जो रीजनल आइडेंटिटी है, जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जिसको हमने इतने टाइम से प्रिजर्व करके रखा है, वो डाइल्यूट हो जाएगी। और अभी पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, प्रेग्नेंट जो वेमेन है वो जा रही हैं फिर, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ लद्दाख के एक पर्टिकुलर पार्ट है, पता नहीं क्या वो आर्यन, मैंने ज़्यादा तो अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ तो है वो, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि वो सारी चीज़ें उनकी डाइल्यूट हो जाएंगी। दैट इज़ वाई दे आर डिमांडिंग कि भाई हमें 6th शेड्यूल दे दो, हम अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते हैं।
और मेरे हिसाब से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो मेरे हिसाब से तो डिमांड सही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका सपोर्ट उन्होंने किया तब तो आपने उनका उनका मतलब कंधे पे काइंड ऑफ रख के बंदूक चला के देखो 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 लद्दाखी कितने खुश हैं, ये वो उनका खूब प्रचार किया। लेकिन जब वो बेचारे रोड पे पड़े हुए हैं और कुछ मांग रहे हैं तब आप उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और मीडिया से तो खैर क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। मीडिया से तो खैर क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, सब पैसे का खेल है कि नहीं। आउटसाइडर का मतलब है कोई भी भारतीय लद्दाख के बाहर का, ओके। अलेक्जेंडर डीएनए आउटसाइडर से मतलब है अदर देन लद्दाख का। जैसे 370 हटा तो जेएनके में आप कोई भी लैंड ले सकता है ना, इसीलिए वहाँ पे आप देखो तो वहाँ पे लोग बंदूक चला रहे हैं। तभी तो पहलगाम अटैक एक तरह से वही किया ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है, लोग वहाँ पर बाहर के आ रहे हैं, यूपी बिहार के भी वहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ पर आके इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो कहीं डेवलपमेंट ना हो जाए, उस डेवलपमेंट को रोकने के लिए वो लोग बंदूक उठा रहे हैं। लोगों ने बंदूक नहीं उठाई, बहुत ही पीसफुली सारी चीज़ें कर रहे थे। हाँ, प्रोटेस्ट हुए एंड प्रोटेस्ट ठीक है, एक तरीके से सही नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से जब वो शांति से बैठे हुए थे तब आप उन चीज़ों को क्यों नहीं सुन रहे थे, ठीक है। क्योंकि लद्दाखी जो हैं आप देखो तो बहुत ही पीसफुल रहे हैं, पीसफुल कम्युनिटी रहे हैं वो हमेशा, ठीक है। पीसफुल कम्युनिटी नॉट इन दी अदर सेंस, यू नो, ठीक है। ये एक्चुअल में पीसफुल है ये, ठीक है। लेकिन कभी इनकी डिमांड्स नहीं मानी गई। अब कोई भी लैंड ले सकता है। अब अडानी को आई थिंक कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सोलर पावर वहाँ स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि डेजर्ट है लद्दाख अगर आप देखो तो, ठीक है। डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पर सनलाइट भी ठीक ठाक आती, तो सनलाइट को वही सोलर एनर्जी बनाना तो भाई ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखो ना कि उनके हिसाब से डेवलपमेंट हो, कि भाई वो क्या चाहते हैं वहाँ पर। क्योंकि बहुत मतलब वो चीज़ है कि हर चीज़ डेवलपमेंट में तोली नहीं जा सकती है, ये बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, आप उसको ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। खैर अब ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। तो 6th शेड्यूल जो है एरियाज़ ATM मनी में है, असम त्रिपुरा मेघालय में। अच्छा 5th कहाँ पे, और 5th वाले 6th से अलग कैसे हैं? तो देखो 6th बहुत ही स्पेशल हो गया जो इन 4 को मिला हुआ है। 5वां जो है ये बहुत स्टेट में, 10 राज्यों में है, ये 10 स्टेट्स में है। ये लोग क्या है ना 5th वाले, जैसे कि 6वें वाले हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये लोग अपनी ADC बना सकते हैं, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये अपनी TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना सकते हैं। अंतर क्या होता है? ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, रिकमेंडेशन देती है ये सिर्फ, ठीक है। रिकमेंडेशन देगी किसको? गवर्नर को, एंड वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए कर दो, वो कर दो, इस तरीके से। ये क्या है? बहुत पावरफुल है, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है इनके पास। अभी हमने देखा कि या तो अप्लाई ही नहीं होगा, या तो जो जैसा ये चाहेंगे वैसे अप्लाई होगा। ये बोलेंगे कि भाई ऐसा कर दो। 10 राज्यों में है, मैं 10 राज्य लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो 5th शेड्यूल्ड हैं वो 10 स्टेट जहाँ पर 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, ठीक है। एरिया होता है पूरा, वो राज्य नहीं होता। और चाहे 5th हो चाहे 6th हो, अगर किसी भी एरिया को अंडर 5th या 6th लाना है शेड्यूल्ड के तहत, तो वो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, गवर्नर से पूछ के, ओके। तो आंध्रा है जहाँ पे है ये, एंड छत्तीसगढ़ होगा, गुजरात होगा, हिमाचल होगा, झारखंड भी होगा, देन उड़ीसा भी होगा, देन आपका मध्य प्रदेश MP होगा, देन महाराष्ट्र हो जाएगा, देन राजस्थान हो जाएगा, एंड देन तेलंगाना। तो ये 10 राज्य हैं जहाँ पर ये लगता है आपका 5th शेड्यूल एरियाज, ठीक है। ओके 7th पे आते हैं। इट टॉक्स अबाउट इन डिटेल लिस्ट ऑफ, भाई ये कौन है? ये पक्का बगल वाला ही है, ये लड़का एक बड़ा शैतान टाइप है। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो डिटेल लिस्ट है, ठीक है। डिटेल लिस्ट यहाँ पे दी हुई है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की पावर की कॉन्करेंट लिस्ट, कुछ नहीं, यहाँ पे 3 लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 7th शेड्यूल की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लक्ष्मीकांत में देखोगे पढ़ोगे तो वहाँ पर यही चैप्टर में आपको
सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, कि हमने ये चीज़ यहाँ से ली, वहाँ से ली, वहाँ से ली, वहाँ से ली। ये सब कुछ धीरे धीरे जब पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पढ़ोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो अभी पढ़ना भी नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना। अब ऑस्ट्रेलिया से कैसे हम याद करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से ऐसे याद कर लेते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एस निकाल लेते हैं, यहाँ से TRA निकाल लेते हैं और यहाँ से एल निकाल लेते हैं। एस से हो जाता है सिटिंग, मतलब जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। ट्रा से हो जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स। और एल से हो जाता है लिस्ट, दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। तो था क्या कि ओरिजिनली अगर हम बात करें 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे, टोटल 97 सब्जेक्ट्स थे और 100 हो गए हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, 66 थे, अभी 61 हो गए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 थे और अभी 51 हो चुके हैं, 51 हो चुके हैं सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसीलिए वो जो हैं यूनियन को दिए गए हैं, पार्लियामेंट को दिए गए हैं कि आप उस पर लेजिस्लेट कर सकते हो, जैसे कि बैंकिंग हो गया, जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे कि आर्म्स एंड एमिनिशन हो गया, ठीक है, जैसे कि सिटीजनशिप हो गया। तो इन सब पे कानून बनाने की पावर यूनियन के पास है। जहाँ पर एक स्टेट स्पेसिफिक है, जैसे कि लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपके स्टेट वाले पे, ओके। कॉन्करेंट में इस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। वहीं अगर बात करेंगे कॉन्करेंट में, तो कॉन्करेंट में बोथ कैन लेजिस्लेट, बोथ यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो सेंटर का प्रिवेल करेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जिसमें कि स्टेट का प्रिवेल कर सकता है, जब उस स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा रेटिफिकेशन मिली हो। जब गवर्नर ने, एक प्रोविज़न होता है जहाँ पे गवर्नर स्टेट के बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, और उसने अगर रिजर्व किया और प्रेसिडेंट ने असेंट दी, बस वही केस है जहाँ पर स्टेट का लागू हो सकता है। और इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स, डिस्प्यूट जैसे कि एग्रीकल्चरल डिस्प्यूट्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब आता है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट पहले क्या था, कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनको ट्रांसफ़र किया गया, 42nd अमेंडमेंट ने कुछ सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम दी स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो ये टोटल ये हैं आपके, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वेट्स एंड मेजर्स। तो ये आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनको ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है। कहाँ से, स्टेट से, कनकरेंट से। तो इसीलिए एक सेट से 66 हो गया, ठीक है, क्लियर। और यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछो, अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब देखो सारे तो हम रट नहीं सकते हैं इसमें, लेकिन आपको मैं एक बार एडवाइस करूँगा या फिर रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो आप एक बार अगर 100 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप एक बार अगर नज़र डाल लोगे तो आपको आसानी रहेगी। क्लियर है। कितने बजे तक आज का क्लास चलेगा? बस आई थिंक बस ये शेड्यूल ही है और तो कुछ नहीं है। 10 मिनट मुश्किल से, 15 मिनट मान लो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो यूनियन स्टेट, और हाँ कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, ठीक है। ऐसे 5 स्पेशल केसेस होते हैं, 5 स्पेशल सिनारियोज होते हैं, ठीक है। 5 स्पेशल सिनारियोज होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, यानी कि देश की जो संसद है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में। ऐसे 5 स्पेशल सिनारियोज या केसेस कौन से हैं? पहला, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो,
दूसरा, अगर प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगा हो। तीसरा, इफ़ टू और मोर स्टेट्स डिमांड, अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य डिमांड करें कि भाई प्लीज़ स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट बना के मैं वो बना दो, लॉ बना दो, इफ़ टू और मोर स्टेट्स डिमांड। लेकिन वो जो लॉ बनेगा वो सिर्फ उन्हीं राज्यों तक ही सीमित रहेगा। अब ऐसे तो बीजेपी की गवर्नमेंट दो से ज़्यादा राज्यों में तो है ही, तो वो उठ के बोल दें कि हमारे स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो हर राज्य के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा भाई, जिसने मांगा है उसी के लिए होगा इस केस में। और नेशनल इमरजेंसी केस में क्या होता है, वो सिर्फ इमरजेंसी तक ही रहता है वो। ठीक है, और वो इमरजेंसी के बाद हट जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ हो गया। टू एनफोर्स एनी इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इंटरनेशनल अगर कोई इंडिया ने साइन किया है उसको, ठीक है, रैटिफाई किया है, तो उसको फॉलो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकता है। पांचवा स्पेशल कौन सा केस है, जहाँ पे राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दे, विशेष बहुमत से रेजोल्यूशन पास कर दे, तो उस केस में हो सकता है। ठीक, किसी को डाउट? किसी को यहाँ तक डाउट नहीं है? आगे बढ़ें, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और ये पर ठीक है, हमने कहाँ तक देख लिया था, 7 तक। 8 पे आते हैं। 8 पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं, यानी कि आधिकारिक भाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस पहले अगर बात करेंगे, लैंग्वेजेस अगर पहले बात करेंगे तो 14 हुआ करती थी, और अभी कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले 14 थी और अब बढ़ के हो गई हैं 22। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कौन सा अमेंड के कैसे क्या बढ़ी हैं तो वो देख लो यहाँ पे। 21st अमेंडमेंट ने सिंधी को जोड़ा है, 1967 में हुआ था। 71st अमेंडमेंट ने जो 1992 में हुआ था उसने KNM का मतलब क्या होता है, कोंकणी नेपाली मणिपुरी। ठीक है, KNM कोंकणी नेपाली मणिपुरी। 92nd 2003 में हुआ BDSM, बोडो डोगरी संथली मैथिली, BDSM करके याद करो, इसको याद करो KNM, इसको याद करो BDSM। 96th अमेंडमेंट ने कोई लैंग्वेज को ऐड नहीं किया था, ओरिया को ओडिया किया था। भोजपुरी इंग्लिश 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। वो बात अलग है कि अगर तेज प्रताप जी हमारे बने तो जो है भोजपुरी को 8वीं नहीं सीधे पहली अनुसूची में जोड़ेंगे। ठीक है, और ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इमरजेंसी लगी है, ठीक है, अगर इमरजेंसी लगी है तो उस केस में जो लॉ है वो इमरजेंसी तक ही रहता है। ठीक है, 6 महीने जब इमरजेंसी बंद हुई तो उसके 6 महीने के बाद वो हट जाएगा। ये एक्चुअल में नेशनल इमरजेंसी के तहत आर्टिकल नंबर 250 का यूज़ करके पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है। ठीक है, राज्यसभा वाला आर्टिकल 249 है, अनुच्छेद 249 है, जो राज्यसभा को पावर देता है कि आप पार्लियामेंट को ये पावर दे सकते हो स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके। क्या होती है मेजोरिटी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो वो 250 के तहत नेशनल इमरजेंसी के केस में वो लेजिस्लेट कर सकता है। ठीक है, स्टेट अगर डिमांड करते हैं वो आर्टिकल नंबर 252 के लिए रहेगा, और वो सिर्फ उन्हीं स्टेट के लिए वैलिड रहेगा। वो तो मैंने आपको बता दिया है। इंटरनेशनल ट्रीटी कोई वो तो परमानेंटली रहेगा, ये भी परमानेंटली रहेगा। और बाकी अगर बात करेंगे तो इमरजेंसी वाले सिर्फ इमरजेंसी तक ही रहेंगे। ओके, 8th भी क्लियर हो गया। अब आते हैं 9th 10th 11th 12th। ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है इनमें, ये ओरिजिनली कंटेंट थे, इनको अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 9, 10, 11, 12 को। ठीक है, 9वां बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया था। ये किसकी बात करता है, ये बात करता है इट्स मेन पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी लोगों के पास, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था, तो ज़मींदारों के पास बहुत ज़मीन थी। तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी कि जो ज़मीन है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब DPSP और फंडामेंटल राइट के जो डिस्प्यूट है वो देखेंगे। तो गवर्नमेंट जो ज़मीनें हैं उनको देना चाहती थी जिनके पास नहीं है, लैंडलेस लोगों के पास। लेकिन वो क्या करते थे, जिनके पास ज़मीनें होती थी वो कोर्ट पहुंच जाते थे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि जो भी लैंड रिफॉर्म लॉज हैं उनको जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रख दिया, कि जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर सकती है। और उसने बोल दिया कि जो भी चीज़ हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे, जो भी हम लैंड रिफॉर्म्स इसमें डालेंगे 9th शेड्यूल में, इट वुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने ज़मींदारी को अबॉलिश किया। ठीक है, और बहुत सारे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उनको इम्प्लीमेंट किया। तो उनको इम्यून करने के लिए फ्रॉम जुडिशरी वो इसने पर्टिकुलर चीज़ को किया कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी चीज़ 9th शेड्यूल में डाल दे, जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। ओके,
क्लियर। बट फाइनली IR कोयलो केस हुआ 2007 में, जिसको 9th शेड्यूल केस के नाम से जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अ लॉ will not have absolute immunity if it enters the 9th schedule after 24th April of 1973. क्या वॉइस प्रॉपर सबको आ रहा है? प्लीज़ कंफर्म करें। गुड इवनिंग दीपेंद्र, आशुतोष, नैना, आदित्य, अरविंद, हरिराम, यश, भूषण, रवि। प्लीज़ कंफर्म वॉइस सबको आ रहा है प्रॉपर। जय हिंद आदित्य, प्लीज़ कंफर्म क्या वॉइस सबको दिखाई सुनाई दे रहा है प्रॉपर, और एनोटेशंस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? चलिए, ऑल राइट, ओके। को चलिए, ऑल राइट, ओके। को चलिए,
all right, okay, right, okay. क्या वॉच सबको दिखाई सुनाई दे रहा है प्रॉपर और एनोटेशंस दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? चलिए, ऑल राइट, ओके। जल्दी से बताएंगे कहाँ से मैं स्टार्ट करना है? अच्छा, मार्च में फोन किया कि हमारे में चल रहा है क्लास। मार्च में फोन किया कि हमारे में चल रहा है क्लास। मार्च में फोन किया कि हमारे में चल रहा है क्लास। मार्च में फोन किया कि हमारे में चल रहा है क्लास। मेरे को समझ नहीं आया, बोले कि ये नहीं कर दीजिए, हमारे में क्लास चल रहा है सर। ठीक है, आई थिंक है ना। कहाँ तक रह गया था? कंफर्म करिए, कहाँ से छूटा था एक बार बताना। अभी ठीक है? अभी कहाँ से छूटा था? कहाँ से छूटा था एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, आई थिंक है ना। कहाँ तक रह गया कंफर्म करिए, कहाँ से छूटा था एक बार बताना। एक बार जल्दी से बताएंगे कहाँ से मैं स्टार्ट करना है? नाइन शेड्यूल हो गया था क्या? शेड्यूल 9 पे थे सर, हो गया था पूरा, सुन लिया था 9 शेड्यूल। 10 से स्टार्ट करना है ना। 9 शेड्यूल में मैंने आपको वही बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पार्लियामेंट ने बोला था कि ये 9 शेड्यूल ऐड करके फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ था कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाती है और उसको अगर 9 शेड्यूल में डाल देती है तो उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर पाएगी। लेकिन जुडिशरी ने, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने, फेमस IR कोयलो केस जो 2007 में हुआ था उसमें ये बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद पहले रख लिया सो रख लिया चलेगा, हम नहीं कर पाएंगे स्क्रूटनी। लेकिन क्योंकि KBC यानी केशव नंदा भारती केस में हमने ये बोला था जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं छीन सकता है, पार्लियामेंट भी नहीं छीन सकता है। तो इसीलिए उसके बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी आपने जजमेंट पास करी है या 9 शेड्यूल में डाली हैं उसको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, आप कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए जो है जो 9 शेड्यूल केस है, ठीक है, IR कोयलो केस है, उसको 9 शेड्यूल केस के नाम से जाना जाता है, ये मैंने बताया। फिर 10th में क्या है, डिफेक्शन के प्रोविजंस के बारे में बात करता है ये, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन, यानी दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करता है। यानी अगर कोई सांसद या विधायक पार्टी चेंज करता है, पार्टी छोड़ के जाता है, तो क्या होता है, वो अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो उस केस में उसके खिलाफ डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालिफिकेशन लग सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि किस किस ग्राउंड में डिफेक्शन लगता है, क्या एक्सेप्शंस हैं, वो सब हम वहीं पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे। एंड 11th और 12th में अगर बात करेंगे तो 11th में पंचायत के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जिसको कि 73rd अमेंडमेंट से, और 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, उससे 10th शेड्यूल को जोड़ा गया है। ओके, देन 11th को 73rd से जोड़ा गया है, 12th को 74 से जोड़ा गया है। 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में लिखा हुआ है, 12th में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में लिखा हुआ है। इसमें टोटल 29 फंक्शनल मैटर्स हैं 11th शेड्यूल में, और 12th शेड्यूल में टोटल 18 फंक्शनल मैटर्स हैं। ठीक है, 29 फंक्शनल मैटर हैं 11th शेड्यूल में, और 12th शेड्यूल में 18 फंक्शनल मैटर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी वो फंक्शनल मैटर्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, जब हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे।
अब उसके बाद फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ट्रिक कैसे याद करनी, तो ट्रिक है ये आपकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम कैसे याद रखना है वो देखिए यहाँ पे। तो टी से है टेरिटरी, पहला शेड्यूल है नेम्स एंड स्टेट्स, ठीक है, नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। टी से हो गया टेरिटरी, ठीक है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, चलो। तो टी से हो गया टेरिटरी, दैट इज नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, टेरिटरी। ई से हो गया एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट हमने देखा था किसके किसके मेंशनड हैं, इसमें एमपीज एमएलएज ये सब मिनिस्टर्स वगैरह नहीं है, यानी सैलरी और एमोल्यूमेंट इनका भत्ता मेंशनड है, ठीक है। ए से है अफर्मेशन एंड ओथ, शपथ किसकी है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सबकी। आर से है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एस से है शेड्यूल्ड एरियाज यानी फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से है अदर शेड्यूल्ड एरियाज यानी कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। एफ की अगर बात करेंगे फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओ से है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं इसमें। एल से है लैंड रिफॉर्म के बारे में इसमें दिया हुआ है। डी से डिफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पी से पंचायती राज और एम से म्यूनिसिपैलिटीज। आई थिंक बहुत आसान है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम यहाँ पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। टी से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटरी एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। एमोल्यूमेंट, अफर्मेशन एंड ओथ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। शेड्यूल एरियाज, अदर शेड्यूल एरियाज, फेडरल प्रोविजन, लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल से लैंड प्रोविजंस, डिफेक्शन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चंस। पहले दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जल्दी से, जल्दी से बताइए। अभी किडनैप्ड, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें से फंक्शन क्या नहीं है? To ensure participation of good people in politics, to guarantee a set of rights to citizens, to define the power of the government, different organs of the government, या to create conditions for a just society। तो obvious बात है, अभी हमने देखा बी सी डी तीनों थे, लेकिन ये नहीं था इंश्योर गुड पीपल पॉलिटिक्स, ये ठेका नहीं ले रखा है कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से फीचर क्या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, it specifies the power of government, it is the supreme law of the land, it specifies the supremacy of the judiciary, not a feature of the constitution of India। इनमें से फीचर क्या नहीं है? सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट स्पेसिफाइज सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। ऐसा किसी को सुप्रीम नहीं बनाया है, ठीक है, हमारी जुडिशरी ने, कि भाई ये सुप्रीम है वो सुप्रीम है। हर कोई अपने आप अपने 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 जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम है। In which schedule of the Constitution of India provisions as to disqualification on ground of defection are given? 9th शेड्यूल में क्या है? 9th शेड्यूल में आप देखो तो लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इस चीज़ को ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1951। डिफेक्शन की बात करता है 10th शेड्यूल, जो 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से ऐड हुआ था। 11th 73rd अमेंडमेंट और 6th कोई अमेंडमेंट से ऐड नहीं हुआ था। इसमें कौन कौन से स्टेट हैं जरा बताइए, कौन से 4 राज्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है? बोडो, अब याद कर लो यार, BDSM जोड़ा गया था, BDSM, ठीक है, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, ठीक है, इनको तो जोड़ा ही गया था। किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था जल्दी बताओ भैया, किससे? 71st से, 92nd अमेंडमेंट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस अमेंडमेंट से कौन ऐड किया गया था। 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया, 71st अमेंडमेंट से किसको जोड़ा गया? KNM को, ठीक है, दैट इज़ कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और 92nd से बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली। ओके, तो BD हो जाएगा। करिए क्वेश्चन को। एज पर द 3rd शेड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? कौन सा सही है? सही है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, बस ध्यान रखना इस चीज़ को।
चिराग कौशिक जी, आप एक से पढ़ें, कायदे से पढ़ें, दोनों ही अपने आप में सफिशिएंट हैं, ठीक है। एक में वो करके डिसीजन लेके, इनडिसाइसिवनेस क्रिएट्स मोर हार्म देन अ बैड डिसीजन, रिमेंबर दैट, ठीक है। सो एज पर द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करेक्ट, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक द ओथ और अफर्मेशन बाय स्वेरिंग इन द नेम ऑफ द गॉड, यस। A judge of the Supreme Court has to take the oath or affirmation by swearing in the name of the Constitution of India, ऐसा नहीं है, वो भी गॉड के नेम पे ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 ओनली, ठीक है। Which of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? A competent judiciary, centralization of power, elected government, या separation of powers? Best safeguard of liberty. And if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which of the following statement best reflects the consequence of it? ठीक है, तो ठीक है, एक सेकेंड, Which of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Competent judiciary है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से लिबरल डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी? सेंट्रलाइजेशन तो होना नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर्स का। इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी का वो नहीं देती, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में अगर किसी एरिया को लाया गया है, which of the following statement best reflect the consequence of it? This would prevent the transfer of land to tribal people to non-tribal people. Yes, इससे ट्राइबल पीपल की जो लैंड है वो नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं दी जा सकती है। दिस वुड क्रिएट कर लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूटी, ये वियर्ड स्टेटमेंट यूटी में बदल जाएगा। दिस द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेसिफिक कैटेगरी स्टेट, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्टेट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 371 में, जिसपे इस बार सीडीएस में क्वेश्चन भी बना था, ठीक है। हाँ आदित्य सिंह, जो भी ढंग से पढ़ो, है ना। तो ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और नाइन्थ तो बहुत आसान है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर लो, तो ये टी है, ठीक है। उसमें टी फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ, नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। टीयर्स ऑफ टी टेरिटोरी, ई एमोल्यूमेंट, टीयर्स ए अफर्मेशन होती, ये क्या है, ये थर्ड शेड्यूल है, ओके। थर्ड में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, ये फोर्थ में दिया हुआ है, थर्ड में नहीं, ठीक है। फिफ्थ में प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यस। नाइन्थ शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स, नो, ये आपका सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है याद करो, लैंड रिफॉर्म्स और जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है वो चीज़। और कौन सा केस है जिसको नाइन्थ शेड्यूल केस के नाम से जानते हैं, तो चौथा भी नहीं है, सिर्फ एक पेयर ही सही मैच्ड है, तो IR कोयलो केस 2007 का है, जो हम नाइन्थ शेड्यूल केस के नाम से जानते हैं। Which of the following languages was added to the 8th schedule by a constitutional amendment act in 1967? तो 1967 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, रिकॉल करिए, इट वॉज अमेंडमेंट नंबर 21। तो 21st अमेंडमेंट से सिंधी को ऐड किया गया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, as per the state list under the 7th schedule of the Constitution of India, the states have jurisdiction over agricultural land in connection with which of the following subjects? तो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कनेक्शन में 7th शेड्यूल के तहत स्टेट का जुरिसडिक्शन होता है ओवर एग्रीकल्चरल लैंड? टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एस्टेट ड्यूटी। व्हाट इज एस्टेट ड्यूटी? तो एग्रीकल्चरल लैंड में जब फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर काइंड ऑफ जो भी प्रॉपर्टी होती है उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र और वगैरह करने में। तो खैर टैक्स तो हर जगह लेती है गवर्नमेंट। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड एस्टेट ड्यूटी एग्रीकल्चर लैंड, तीनों ये होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ठीक है। लैंड है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो लिखा था, जैसे ये चीज़ है, एक सेकेंड, लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, दिल्ली के केस में, दिल्ली एक एक्सेप्शन है, दिल्ली के केस में ये सभी सेंटर के पास है, ठीक है। इसी को लेके केजरीवाल जी लड़ते भी रहते थे, ठीक है, LG के साथ उनकी लड़ाई होती रहती थी, लेकिन खैर अब क्यों ही लड़ाई होगी, अब तो दिल्ली को कुछ नहीं चाहिए, सब परिपूर्ण है, ठीक है। तो ये दिल्ली का जो है लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये दिल्ली के केस में सेंटर के पास है, ठीक है। ऑलराइट, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है तेजपाल? ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब एक सेंसस होती है तो पॉपुलेशन अलग अलग निकलती है अलग अलग राज्यों की, तो उस केस में क्या होता है कि सीटों का बंटवारा जो है कि भाई कितने लोग लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, वो जनसंख्या के हिसाब से होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। क्योंकि जनसंख्या बदल गई तो इस वजह से एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता है कि अब बताओ अब कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, ठीक है। चलो।
सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, आप 2 पॉइंट बैच में CPF पेपर 2 कवर्ड नहीं है इस बैच में, वो अलग से मोस्ट प्रोबेबली आपका बैच आएगा, ठीक है, जिसमें सागर सर करवाएंगे सारी चीज़ें और आंसर चेकर्स रहेंगे आपके। क्या सर इसके रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दो। वही रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होती है, आपको नोट्स तो मिलते ही है, तो भाई जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे कि कल तो डेमो क्लास थी तो पब्लिक रही होगी, आज से आपकी प्राइवेट हो जाएगी, तो रिकॉर्डेड क्लास की रिकॉर्डिंग, हैंड रिटन नोट्स, इस पे बेस्ड पूरी क्विज। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में है प्राइवेट, वो बता सकते हैं कैसा क्या है, मतलब कैसा क्या चल रहा है आप लोगों का। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये मत सोचना कि मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सब सही चल रहा है ना? प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में क्विजेज़ वगैरह रेगुलरली बेसिस पे मिल रही है ना आपको? जैसे कल का टॉपिक, आज का टॉपिक है, तो इसकी पूरी PDF आपको मिलेगी, PPT की क्विज़ मिलेगी आपको, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, तो वहीं से रिवाइज़ करना है आपको। भाई ठीक है, टैक्स लगता नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे, लेकिन लगाने का पावर किसके पास है, वो यहाँ पे है। परमार सर का पड़ोसी, आइए सर थोड़ा बाहर घूम लिया जाए। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, रुको रुको, तुम बेटा वहीं रुकना, तुम ही थे ना बम फोड़ रहे थे। सर बिहार दरोगा ना ऐसे लॉ क्लासेस सुधीर जी UPSI के लिए तो नहीं मिल पाएंगी यार, ठीक है। नोट्स का डेमो दे दीजिए, ठीक है, नोट्स अपलोड करवा देंगे परमार ऑफिस टेलीग्राम पे। सर एफकैट के लिए बैच सही है? एफकैट का तो बड़ा लो लेवल रहता है, उसके लिए तो मैं 4.0 आपको एडवाइस करूँगा, SSC वाला, क्योंकि उसमें एफकैट में ना स्टैटिक GK वगैरह भी पूछता है, तो वहाँ से स्टैटिक GK वाला भी पोर्शन मतलब आपका कवर हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। तो कहाँ से ले सकते हैं आप? परमार एकेडमी ऐप और वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप कोर्स में जाएँ तो एनरोल कर सकते हैं। CDS बैच का नाम बता देता हूँ, नहीं होगा तो कल से स्लाइड ही लगवा दूँगा यहाँ पे। CDS CAPF बैच 2.0 करके होगा, ठीक है, ऑलराइट। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। से कृपया करके एक बार फास्टली सभी स्लाइड्स का रिवीजन करा दीजिए। अच्छा, रिवीजन करवा दें। तो हमने पहले पढ़ा कि लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़े, ठीक है, ये सारे फीचर्स थे। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें क्या क्या था, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल। अभी कितना है, 470 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। कौन से पार्ट ऐड हुए और कौन सा डिलीट हुआ वो हमने देखा। चार पार्ट ऐड हुए, एक डिलीट हुआ 7th पार्ट 7th अमेंडमेंट से, ठीक है। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे, फिर हमने उसके बीच में डिफरेंस जाना, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो रिटन एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में कोडिफाई होता है, अनरिटन जो होता है वो कस्टमरी लॉज के बेसिस पे, कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बैठती है, बड़ा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। रिटन कमेंट करना उतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल लगती है। उसके बाद फेडरल और यूनिटरी फीचर में हमने पढ़ा कि क्या डिफरेंस होता है। फेडरल वो होता है जहाँ पर सेंटर के पास पावर ही नहीं होती, स्टेट के पास पावर होती है, ठीक। सेंटर के पास तो है ही, लेकिन स्टेट को अगर कोई पावर दे रहा है तो फेडरल। अगर सेंटर के पास सेंटर पावर खींच रहा है तो यूनिटरी फीचर होता है, जिसमें कि हमने सारे फीचर्स देखे। उसके बाद हमने कमेंट्स देखे, इंडियन फेडरलिज्म में क्या क्या कमेंट्स हैं, तो किसने किसने क्या क्या कमेंट किए। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हमने जाना कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम चलता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, मीडिया नहीं होता है चौथा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेशली इंडिया में तो अभी नहीं बोल सकते हैं। लेजिस्लेटिव अगर बात करें, लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव को लॉ एग्जीक्यूट करना है, कैरी आउट करना है, जुडिशरी को इवेलुएट करना है, ठीक है। ये तीनों के फंक्शन होते हैं, लेकिन जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म करती है, एग्जीक्यूटिव इन टर्न इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जो कि USA में होता है। USA में कैसे होता है, क्योंकि USA में जैसे डोनाल्ड भैया हैं हमारे, ठीक है, तो वो कांग्रेस का, उनकी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होती है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। वहाँ पे US में एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, वो अपने आप में अलग है वो, ठीक है। देन शेड्यूल्स पढ़े हमने, 8 थे पहले, देन 12 हो गए, 9, 10, 11, 12 को अमेंडमेंट सेट किया। इसमें क्या था वो हमने डिटेल में जाना, ठीक है, बस यही था। बाकी लद्दाख के इशू के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन से सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। बाकी होमवर्क आपके लिए ये था कि आप ये देखें सारे सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में, उन पर एक नज़र मार के आएँ, ठीक है, क्योंकि वो पूछता है। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।
रिकॉर्डिंग आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। Chai loving Ronak was about to have a life changing